मेरी टाउन में कार रिपेयर की वर्कशॉप खुले हुए पूरे 8 साल हो चुके थे और पूरी वर्कशॉप इन चारों स्टूडेंट्स के भरोसे चल रही थी। उन्हें भी अच्छी तरह पता था कि वर्कशॉप में उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। हर कुछ दिन में सैलरी बढ़ाने की डिमांड करते रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने हद ही कर दी। सीधा बहुत ज्यादा सैलरी डिमांड कर दी और साथ में धमकी भी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो चारों एक साथ जॉब छोड़ देंगे। जब मैं ऑफिस में गया तो सिर्फ चाओ चाओ वे ही नहीं बल्कि अक्वोंग, दाई ल्यू और अमिंग भी वहां मौजूद थे। चारों मेरे सामने टेबल के दूसरी तरफ आराम से बैठे हुए थे। चाओ चाओ वे बिल्कुल बीच में बैठा था। उसके सामने रखे एशट्रे में वो पहले ही 3 सिगरेट के टुकड़े बुझा चुका था। मास्टर, आप बैठ जाइए। मैं नहीं बैठूंगा। मैं टेबल के पास खड़े होकर उसे देखता रहा। क्या बात है? बोलो। चाओ चाओ वे ने हाथ में बची सिगरेट का आखिरी कश लिया और सीधा एशट्रे में बुझा दिया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मास्टर, हम चारों भाइयों ने इस बारे में अच्छे से बात कर ली है। ये वर्कशॉप 8 साल से चल रही है। आज तक ये टिकी हुई है तो किस वजह से? मास्टर के दिल में ये बात अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। किस वजह से? हम लोगों की स्किल की वजह से। वर्कशॉप में कस्टमर्स हमारी रिपेयरिंग स्किल देखकर आते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि वर्कशॉप का ओनर आप हैं। मास्टर, आप खुद सोचिए, पिछले कुछ सालों में आप कितनी बार कार के नीचे घुसकर रिपेयरिंग किए हैं? मैं चुप रहा। इसलिए हम चारों को लगता है कि जो सैलरी अभी मिल रही है वो हमारी स्किल के हिसाब से बिल्कुल भी इनफ नहीं है। हम लोग एक बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे, बस सैलरी में 20% इंक्रीज चाहिए और हम अपनी स्किल के थ्रू वर्कशॉप में पार्टनरशिप भी चाहते हैं। ऑफिस में कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मास्टर, वर्कशॉप का पूरा बिजनेस हम लोग ही संभाल रहे हैं। अगर मैं अग्री ना करूं तो? चाओ चाओ वे अचानक खड़ा हो गया। उसने टेबल पर रखा हुआ स्पैनर उठाया और जोर से ग्लास टेबल पर पटक दिया। अग्री नहीं करेंगे तो हम चारों आज ही वर्कशॉप छोड़ देंगे। मैंने टेबल पर पड़े स्पैनर की तरफ देखा। वो मेरा स्पैनर था। उसके हैंडल पर एंटी स्लिप टेप लगी हुई थी। ये टेप मैंने खुद अपने हाथों से लपेटी थी। 5 साल के इस्तेमाल के बाद टेप बिल्कुल घिसकर स्मूथ हो चुकी थी। मास्टर, आप अच्छे से सोच लीजिए, हम लोग नहीं होंगे तो ये वर्कशॉप 1 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी। उसने पूरी बात नहीं बोली, लेकिन मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहता था। मैंने सामने बैठे चारों लोगों को ठंडी नजर से देखा। 8 साल पहले जब ये लोग पहली बार वर्कशॉप में आए थे, तब इन्हें व्हील के बोल्ट को किस डायरेक्शन में घुमाने से लूज होता है ये भी नहीं पता था। तुम लोगों ने अपनी बात कह दी, अब मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने जो कंडीशंस रखी हैं, मैं उन्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर तुम लोग जॉब छोड़ना चाहते हो तो मैं अप्रूव करता हूं। आज की सैलरी मैं पूरी क्लियर कर दूंगा। कल से तुम लोगों को यहां काम पर आने की जरूरत नहीं है। चाओ चाओ वे 2 सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से और इतने फर्मली डिसीजन ले लूंगा, लेकिन कुछ ही पल में उसके चेहरे पर फिर से वही एटीट्यूड आ गया। बहुत अच्छा, टर्न दाया, बाद में रिग्रेट मत करना। वो गुस्से में मुड़कर बाहर चला गया। मास्टर, अब आप बूढ़े हो गए हैं। बॉस, आपने उन्हें सच में जाने क्यों दिया? सब लोग चले गए तो वर्कशॉप का क्या होगा? कल भी 3 कार्स रिपेयरिंग के लिए वेटिंग में है। चीली घबरा कर बोली, पैनिक मत करो, पहले शॉप बंद कर दो। आज कोई कस्टमर नहीं लेंगे। जो कस्टमर्स हैं उन्हें मैं खुद हैंडल कर लूंगा। मैं रिसेप्शन काउंटर पर गया। हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो कार रिपेयरिंग सर्विस आपने बुक की थी वो अब कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आखिरी फोन कॉल खत्म करते करते मैं वर्कशॉप के बीच में खड़ा था। वर्कशॉप बिल्कुल खाली थी। 2 कार लिफ्ट्स खड़े थे और 2 कार्स आधी हाइट तक उठी हुई थी। रिपेयरिंग के टूल्स पूरे फ्लोर पर बिखरे पड़े थे। मैं घर नहीं गया। मैं वर्कशॉप के बाहर सीढ़ियों पर ही बैठ गया और वहीं बैठा रहा जब तक पूरा आसमान अंधेरा नहीं हो गया। अगली सुबह 6:30 पर मैं वर्कशॉप पहुंच गया। जैसे ही मैंने शटर खोला और अंदर गया, मेरी नजर सीधा ऑफिस टेबल के बीच वाले ड्रॉर पर पड़ी। उसका लॉक किसी ने तोड़ दिया था और ड्रॉर पूरा खुला हुआ था। कस्टमर रिकॉर्ड्स की फाइल्स वाला बॉक्स भी गायब था। मैं टेबल के सामने खड़े होकर उस टूटे हुए ड्रॉर पर देखता रहा। वो लॉक पिछले 6 साल से मेरे साथ था। उस पे छोटे छोटे स्क्रैचेस भी थे जो नॉर्मल यूज के दौरान मेरी की से लगे थे, लेकिन अब मेटल पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके तोड़ दिया गया था। जब चीली काम पर आई और उसने ड्रॉर खुला देखा तो उसकी आवाज कांपने लगी। बॉस, क्या हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए? पुलिस को बताने से भी कुछ नहीं होगा। जो आदमी यहां आया था उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर था। उसे सिर्फ कस्टमर लिस्ट चाहिए थी। चाओ चाओ वे के अलावा और कौन हो सकता है? जिस स्टूडेंट को मैंने पूरे 8 साल तक संभाला और सिखाया, आखिर में उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था, एक टूटा हुआ लॉक। मैं ड्रॉर बंद करने ही वाला था कि फोन बज गया। एक पुराने कस्टमर का फोन था। मिस्टर ट्रन, कल रात आपके स्टूडेंट चाओ वे ने मुझे फोन किया था। उसने कहा कि उसने अपनी खुद की वर्कशॉप खोल ली है। वहां लेबर चार्ज 50% कम है। उसने ये भी कहा कि आपकी वर्कशॉप में अब कोई कार रिपेयर करने वाला नहीं है। ये सच है या मजाक?
मैंने फोन को जोर से पकड़ लिया। खाली वर्कशॉप के बीच में खड़ा था, लेकिन मेरे पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं था। उस रात भी मैं घर नहीं गया। मैं अकेला ही वर्कशॉप में रहा। दोनों कार लिफ्ट्स पर लगी कार्स को नीचे उतारा, फिर दोनों कार्स को वर्कशॉप के बाहर रोड के साइड में ठीक से पार्क कर दिया। 2 कार्स, 2 कीज। मैंने दोनों कस्टमर्स को अलग अलग फोन किया। जी, आपकी कार रिपेयर हो गई है, कल आकर ले जाइएगा। रिपेयरिंग चार्ज की जरूरत नहीं है। मिस्टर ट्रन, आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आखिरी फोन कॉल खत्म करते करते रात के 11 बज गए। मैं फिर वर्कशॉप के बाहर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। बस चुपचाप रोड पर बने टायर के निशानों को देखता रहा। 8 साल हो गए थे। इस रोड को मैं आंखें बंद करके भी पहचान सकता था। मुझे हर क्रैक की एग्जैक्ट जगह तक याद थी। तभी मेरा फोन अचानक लाइट अप हुआ। सोशल मीडिया पर अकुवंग ने एक पोस्ट की थी। चाओ वे की नई वर्कशॉप का ओपनिंग अनाउंसमेंट। चाओ वे कार रिपेयर शॉप, टाउन के एंट्रेंस पर पहली ब्रांच, पूरे लेबर चार्ज पर 50% डिस्काउंट, पुराने कस्टमर से सपोर्ट की रिक्वेस्ट। फोटो में ब्राइट रेड बैनर लगा हुआ था जिसके ऊपर गोल्डन लेटर्स लिखे थे। चाओ वे वर्कशॉप के एंट्रेंस पर खड़ा था। उसने एक बिल्कुल नया ब्लू मैकेनिक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मैं काफी देर तक उस फोटो को देखता रहा, फिर फोन की स्क्रीन बंद कर दी। अगली सुबह 6 बजे मैं वर्कशॉप पहुंच गया। मैंने शटर उठाया, टूल बॉक्स खोला और एक एक करके सारे टूल्स बाहर निकालने लगा। स्पैनर, सॉकेट, टॉर्क वेंच। 8 साल से जो टूल्स मैंने संभाल कर रखे थे, उनसे दोनों बड़े बॉक्सेस पूरे भरे हुए थे। मैंने एक कपड़ा उठाया और हर टूल को बहुत केयरफुली साफ करना शुरू किया। मैं बहुत धीरे धीरे क्लीन कर रहा था। टॉर्क वेंच पर एक छोटा सा रस्ट का मार्क था। ये 3 साल पुराना निशान था। तब एक फ्लड डैमेज्ड कार रिपेयर करते वक्त मैं उसे प्रॉपरली ड्राई करना भूल गया था। मैंने रस्ट रिमूवर स्प्रे किया। 2 बार स्प्रे करने के बाद सैंड पेपर से हल्का सा रब किया, फिर रस्ट प्रोटेक्शन ऑयल की एक लेयर लगा दी। टॉर्क वेंच साफ करने के बाद मैंने उसे बाकी टूल्स के साथ साइज के ऑर्डर में रखा, छोटे से लेकर बड़े तक। फिर सबको केयरफुली टूल बॉक्स में रख दिया। जब मैं तीसरे स्पैनर को क्लीन कर रहा था, तब चीली वर्कशॉप में आई। वो एंट्रेंस पर खड़ी मुझे जमीन पर बैठकर टूल्स क्लीन करते हुए देख रही थी। कुछ सेकंड्स तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। बॉस, आज वर्कशॉप में कोई काम नहीं है क्या? एक भी कार नहीं है। चीली ने अपना हैंडबैग रिसेप्शन काउंटर पर जोर से रखा। सामने वाली हार्डवेयर शॉप के ओल्ड मैन ने बताया कि कल वी लोगों ने टाउन के एंट्रेंस पर ग्रैंड ओपनिंग की। बहुत सारे फायर क्रैकर्स भी चलाए। एंट्रेंस पर लगा बैनर भी क्लियरली 50% लेबर चार्ज लिख रहा था। ऊपर से एक बड़ा स्पीकर बाहर रोड पर लगाकर बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे। मेरे हाथ टूल्स क्लीन करना नहीं रुके। वो हमारे हर कस्टमर को फोन कर रहा है। उन्हें अपनी वर्कशॉप में कार रिपेयर करवाने के लिए बुला रहा है। लेबर चार्ज आधा कर दिया है। हमारे कुछ पुराने कस्टमर्स भी वहां चले गए हैं। बॉस, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही? वो लोग हमारा बिजनेस छीन रहे हैं। मैं क्वाइटली चमकदार स्पैनर को टूल बॉक्स में रखकर अगला टूल उठा लिया। छीन लेने दो। बॉस, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जितना वो प्राइस वॉर करेगा, उतनी ही जल्दी उसकी वर्कशॉप बंद होगी। लेबर चार्ज 50% कम करने के बाद वो मैकेनिक्स को सैलरी कहां से देगा? वो कुछ महीने भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। बॉस, आपकी बात सही तो है, लेकिन मुझे फिर भी गुस्सा आ रहा है। मैं ये सब डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। आपने उस कमीने को पूरे 8 साल तक पाला। वो आपके घर में रहा, आपके साथ खाया और आखिर में आपके सारे कस्टमर्स चुराकर आपके सामने ही वर्कशॉप खोल ली। चीली, पहले अकाउंट्स चेक करो। देखो पिछले महीने वेयरहाउस में कितने स्पेयर पार्ट्स बचे हुए हैं। चीली कुछ सेकंड्स तक मुझे देखती रही, फिर गुस्से में मुड़कर चली गई। 2 बजे तक मैंने दोनों बड़े टूल बॉक्सेस को कंप्लीटली क्लीन कर दिया। दोनों बॉक्सेस के लिड्स बंद किए, उन्हें क्वाइटली वर्कशॉप के कॉर्नर में रख दिया, फिर खड़े होकर स्ट्रेच किया। पूरा दिन बीत गया, एक भी कार वर्कशॉप में नहीं आई। तभी चीली रिसेप्शन से भागती हुई अंदर आई। बॉस, बॉस, जल्दी बाहर आकर देखिए। मैं धीरे से उसके पीछे बाहर गया। टाउन के एंट्रेंस की तरफ से बार बार फायर क्रैकर्स की आवाज आ रही थी। साथ में लाउड म्यूजिक भी बज रहा था। 2 स्ट्रीट्स दूर से भी सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा था। मैं हाथ बांधकर वर्कशॉप के बाहर खड़ा रहा और उस डायरेक्शन में कैजुअली देखा। चाओ वे की वर्कशॉप का ब्राइट रेड बैनर हवा में लहरा रहा था। वर्कशॉप के बाहर बहुत सारी कार्स पार्क्ड थीं। कस्टमर्स कंटिन्यूअसली अंदर बाहर जा रहे थे। बॉस, वो देखिए, वो मिस्टर त्रियो की कार नहीं है। पिछले महीने वो यहीं गियरबॉक्स ऑयल चेंज करवाने आए थे। मैं चुप रहा। वो व्हाइट कार भी देखिए, वो ओल्ड ल्यू की डिलीवरी कार है। बॉस, आप पिछले 3 साल से उसकी सर्विसिंग कर रहे थे। वो हमेशा आपकी स्किल की तारीफ करता था। अब और मत देखो, शटर आधा नीचे कर दो। आज जल्दी क्लोज करते हैं। अभी क्लोज करना है बॉस? सिर्फ 4 बजे हुए हैं। क्लोज कर दो। इतना कहकर मैं चुपचाप वापस ऑफिस में चला गया। मैंने डोर बंद कर दिया। अंधेरा पूरे रूम में फैल गया, लेकिन मैंने लाइट भी ऑन नहीं की। मैं अंधेरे में बैठा रहा। 2 स्ट्रीट्स दूर से चाओ वे की वर्कशॉप का म्यूजिक सुनाई दे रहा था। बीच बीच में फायर क्रैकर्स की आवाज और लोगों की हंसी भी सुनाई दे रही थी।
तभी फोन की स्क्रीन दोबारा लाइट अप हुई। एक अननोन नंबर से मैसेज था। मास्टर, आपने मेरी नई वर्कशॉप देखी? लेबर चार्ज 50% डिस्काउंट के बाद बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। मास्टर, आपकी वर्कशॉप में अभी भी कस्टमर्स आ रहे हैं? अगर आपकी वर्कशॉप नहीं चल रही हो तो मुझे बता देना, मैं आपको कुछ कस्टमर्स रेफर कर दूंगा। मैंने उस मैसेज को बार बार देखा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने मैसेज डिलीट कर दिया, फिर फोन टेबल पर रख दिया। उस रात भी मैं घर नहीं गया। मैं वर्कशॉप के पुराने सोफे पर सो गया। ऊपर से अपना मैकेनिक जैकेट ओढ़ लिया। रात के बीच में एक बार मेरी आंख खुली। वर्कशॉप में पूरा अंधेरा था। 4 कार लिफ्ट्स खाली खड़े थे। बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे 4 रोबोट्स बिना काम के खड़े हों। मैंने जैकेट को और टाइट कर लिया। अगली सुबह आसमान अभी पूरी तरह रोशन भी नहीं हुआ था। मैं रोड के कॉर्नर पर ब्रेकफास्ट शॉप गया। सोयाबीन, मिल्क और योटाओ लेकर वापस आ रहा था। तब एक आदमी ने मुझे कहा, मिस्टर ट्रन, कल आपका बड़ा स्टूडेंट टाउन के एंट्री। एक हफ्ते के अंदर वर्कशॉप एक पल के लिए भी खाली नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि कस्टमर्स की बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन हर दिन कम से कम 3-4 कार्स रिपेयर के लिए वेटिंग में जरूर होती थीं। रिसेप्शन पर अकेली चीली इतनी बिजी हो गई कि उसे कीज को अलग अलग कलर्स के हिसाब से सॉर्ट करके वॉल पर लगाना पड़ा। दिन में वॉल पर कीज की संख्या बढ़ती जाती थी। शाम होते होते एक एक करके कार्स वर्कशॉप से बाहर निकलती जाती और कीज भी वॉल से उतरती जाती। रात तक वॉल फिर से खाली हो जाती। सैटरडे की रात काफी देर हो चुकी थी। मैं वर्कशॉप के बाहर बैठकर एक पुरानी फूखांग कार के नीचे के बोल्ट्स खोल रहा था। तभी मेरी नजर टाउन के एंट्रेंस की तरफ गई। एक व्हाइट कार रोड के साइड में रुकी, लेकिन वो चौचू वी की वर्कशॉप में नहीं गई। कार सीधा मुड़कर मेरी वर्कशॉप की तरफ आ गई। कार मेरी वर्कशॉप के सामने रुकी, विंडो नीची हुई और एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो लाओ हुआंग था, जो पहले टाउन में टैक्सी चलाता था। बॉस चर्न, मेरी कार आजकल बीच बीच में झटके मार रही है, एक बार देख दोगे? मैंने देखा था कि आप पहले उधर रिपेयर करवाते थे। लाओ हुआंग में टाउन के एंट्रेंस की तरफ चिन्ह से इशारा किया। हाँ, वहां प्राइस सच में चीप है, लेकिन मैंने 2 बार रिपेयर करवाई। पहली बार प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुई। दूसरी बार रिपेयर के 1 हफ्ते के अंदर फिर वही प्रॉब्लम आ गई। इसलिए अब मैं सीधा आपके पास आया हूं। आपके पास आकर ही मुझे टेंशन नहीं होती। मैं खड़ा हुआ और स्पैनर बोनेट पर रख दिया। प्रॉब्लम क्या आ रही है, बताइए। लाओ हुआंग ने इंजन स्टार्ट किया। इंजन की आवाज सुनते ही मैंने एक्सेलरेटर हल्का सा प्रेस किया। फिर मैंने बोनेट खोला। कुछ देर इंजन को ऑब्जर्व किया। प्रॉब्लम इग्निशन में लग रही है, लेकिन पहले स्कैन कर लेते हैं। मैंने डायग्नोस्टिक मशीन कनेक्ट की। एरर कोड इग्निशन सिस्टम से रिलेटेड था। मैंने कुछ रीडिंग्स चेक की, फिर इग्निशन कॉइल और स्पार्क प्लग को इंस्पेक्ट किया। ये कॉइल वीक हो चुकी है। स्पार्क प्लग भी काफी पुराना है, दोनों रिप्लेस करने पड़ेंगे। कितना खर्चा चल रहा था? उसने रोड पर एक राउंड लगाया। वापस आकर उसके चेहरे पर स्माइल थी। बिल्कुल ठीक हो गई, अब कोई झटका नहीं। बॉस चरण, आपकी स्किल सच में अलग है। मैं अपने टैक्सी वाले दोस्तों को भी आपके पास भेजूंगा। उसके बाद एक और कस्टमर आया, फिर एक और। धीरे धीरे पुराने कस्टमर्स वापस आने लगे। मुझे तब समझ आया कि प्राइस कम करना और स्किल होना 2 अलग चीजें हैं। कस्टमर एक बार चीप प्राइस के चक्कर में जा सकता है, लेकिन अगर रिपेयर के बाद प्रॉब्लम दोबारा आ जाए तो वो वापस नहीं जाता। उस रात वर्कशॉप बंद करते वक्त चीली ने मुझे एक बात बताई। बॉस, आज मैंने त्याओवी को देखा। वो रूट के दूसरी तरफ से हमारी वर्कशॉप को देख रहा था। उसने अंदर आकर कुछ नहीं कहा, बस काफी देर तक कार्स काउंट करता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ रहा था। उसके लिए सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये थी कि उसने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 50% डिस्काउंट दिया था। फिर भी कस्टमर्स धीरे धीरे मेरी वर्कशॉप की तरफ वापस आ रहे थे। उसके बाद 2 हफ्ते बीत गए। मेरी वर्कशॉप का काम पूरी तरह से ट्रैक पर आ गया। हर दिन कम से कम 3-4 कार्स रिपेयर होती थीं। बिजी दिन में 5-6 कार्स भी आ जाती थीं। ज्यादातर पुरानी कार्स होती थीं, ऐसे डिफिकल्ट केसेस जिन्हें दूसरी वर्कशॉप्स या तो लेने से मना कर देती थीं या रिपेयर करके भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती थीं। रिसेप्शन पर चीली ने वेटिंग कस्टमर्स के लिए एक अलग नोटबुक बना ली। कीज की पूरी लाइन वॉल पर लटकती रहती थी। मैं अकेला 4 लोगों का काम संभाल रहा था। सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक कंटिन्यूअसली काम करता। कभी कभी 9 बजे तक भी वर्कशॉप में रहना पड़ता। इतनी देर तक झुककर काम करने से कमर सीधी करना मुश्किल हो जाता। हाथ भी स्पैनर पकड़ते पकड़ते रफ हो गए थे। लेकिन हर कार लिफ्ट किसी न किसी कार से भरी रहती थी। और टाउन के एंट्रेंस पर चौचू वी की वर्कशॉप में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। एक दिन चीली बाहर से लौटकर बोली, बॉस, त्याओवी की वर्कशॉप में एक BMW आई है। इंजन का कंप्लीट ओवरहॉल करना पड़ेगा। कार को टो करके लाया गया। बाहर बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे। मैंने सुना और ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया।
BMW का इंजन ओवरहॉल कोई छोटा काम नहीं था। सिर्फ इंजन निकालने में 2 दिन लग सकते थे, दोबारा प्रॉपरली असेंबल करने में भी 2 दिन, और पार्ट्स का वेट अलग। ऐसी कार कम से कम एक पूरा हफ्ता लिफ्ट ऑक्यूपाई कर सकती थी। और चौ चू वी की करंट स्किल के साथ ये केस उसके लिए बहुत बड़ा था, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 3 दिन बाद शाम के टाइम चीली भागती हुई वर्कशॉप में आई। बॉस, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। त्याओ वी ने BMW का इंजन खोल दिया, लेकिन उसने कैमशाफ्ट टाइमिंग गलत सेट कर दी। इंजन स्टार्ट करते ही पिस्टन और वाल्व टकरा गए। अब इंजन को और डैमेज हो गया। मैं कुछ देर चुप रहा। कितना डैमेज पता नहीं, लेकिन ओनर 25,000 युआन कॉम्पेंसेशन मांग रहा है। लाओ ल्यू भी उस वक्त वहां आ गया। उसने कहा कैम चेन की सेटिंग गलत होने की वजह से पिस्टन वाल्व से टकरा गया। अगर डैमेज लिमिटेड हुआ तो वाल्व और गाइड रिप्लेस करने से काम चल जाएगा, लेकिन अगर पिस्टन क्रैक हुआ है तो पूरा इंजन ब्लॉक रिप्लेस करना पड़ेगा। 25,000 युआन कॉम्पेंसेशन मांगना बिल्कुल गलत नहीं है। फिर लाओ ल्यू ने एक और बात बताई। तुम्हारे बाकी 3 स्टूडेंट्स आ सीकुंग, आ मिंग और दाई ल्यू कल त्याओवी की वर्कशॉप में बहुत बुरी तरह से लड़ पड़े। पास वाली ब्रेकफास्ट शॉप वाले ने सब सुना। BMW वाले केस ने उनका सारा पैसा खत्म कर दिया। 2 महीने से सैलरीज भी प्रॉपरली नहीं मिली। आ सीकुंग कह रहा था कि वो घर वापस जाना चाहता है। आमिंग कह रहा था कि शुरू से ही अलग वर्कशॉप खोलने नहीं जाना चाहिए था। और दाई ल्यू त्याओवी को ब्लेम कर रहा था। बोल रहा था कि स्किल कम होने के बाद भी वो बड़े बड़े केसेस लेने की जिद करता रहा। चारों ऑलमोस्ट एक दूसरे को मारने तक पहुंच गए थे। मैं नीचे झुककर बोल्ट टाइट करता रहा। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। लाओ ल्यू कुछ देर खड़ा रहा। जब उसने देखा कि मेरा कोई रिएक्शन नहीं है तो वो चुपचाप वापस चला गया। उसी आफ्टरनून मैं एक पुरानी कैमरी के नीचे सस्पेंशन रिप्लेस कर रहा था। तभी वर्कशॉप के एंट्रेंस से किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दिए। मैं तुरंत बाहर नहीं निकला। पहले जो काम हाथ में था उसे कंप्लीट किया, फिर कार के नीचे से स्लाइड करके खड़ा हुआ। एंट्रेंस पर आ मिंग खड़ा था। उसने एक पुरानी सिकुड़ी हुई टी-शर्ट पहनी थी। उसकी आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई रातों से प्रॉपरली सोया नहीं था। उसके हाथ में वही टूल बॉक्स था जो मैंने उसके लिए खरीदा था। टूल बॉक्स के ऊपर उसका नाम लगा हुआ था। आमिंग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मास्टर, मैं वापस आ सकता हूं? मैंने सीधा उसकी तरफ देखा। तुम पहले चले गए थे, अब क्यों वापस आना चाहते हो? उसने सिर नीचे कर लिया। सच बोलूं तो मैं इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है। मैं काफी दिन से सोच रहा था। जब मैं त्याओवी के साथ गया था मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए। उसने कहा था कि अलग वर्कशॉप खोलेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। मैं बिना सोचे उसके पीछे चला गया। अब वर्कशॉप ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब मैं वापस आकर आपसे कह रहा हूं कि मुझे दोबारा रख लो। ये सच में बहुत बुरी बात है, लेकिन मास्टर, इस बार मैं सिर्फ इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सच में प्रॉपरली स्किल सीखना चाहता हूं। बाहर काम करते हुए मुझे समझ आ गया कि आपसे जो कुछ थोड़ा बहुत सीख कर गया था वो रियल वर्ल्ड के लिए बिल्कुल इनफ नहीं था। मैं और सीखना चाहता हूं। मैं उसकी तरफ देखता रहा। आमिंग सीधा खड़ा था। इस बार वो मेरी आंखों से नजर नहीं चुरा रहा था। ठीक है, वापस काम करो। आमिंग एकदम स्टिल हो गया। उसके लिप्स हल्की सी मूवमेंट हुई। फिर उसने जोर से सिर हिला दिया। जाकर उस पुरानी टिगवान का कूलेंट होज फिट करो। वाटर होज क्लैंप प्रॉपरली टाइट करना, लीक नहीं होना चाहिए। जी मास्टर। आमिंग सीधा पॉइंट पर। मुझे लगा शायद स्टूडेंट्स को स्किल सिखाना पूरी तरह से बेकार नहीं था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि त्याओवी के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, और शायद उसके साथ खाई हुई वो वॉन्टॉन सूप की बोल मेरी उसके साथ आखिरी मील भी नहीं थी। अगला महीना शुरू हुआ। मैं काउंटी की तरफ गया। मेरे पास ट्रियो कियन क्वक का बिजनेस कार्ड था। उस पर जो एड्रेस था वो काउंटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट एरिया का था। वहां एक 4 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग थी। एंट्रेंस पर कई बोर्ड्स लगे हुए थे। काउंटी बिजनेस एसोसिएशन, प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोशन एसोसिएशन और काउंटी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन का लिएजॉन ऑफिस। मैं एंट्रेंस के सामने कुछ देर खड़ा होकर बोर्ड्स देखता रहा, फिर अंदर चला गया। त्रियो कियन क्वॉक का ऑफिस 2nd फ्लोर पर था। रूम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन काफी नीटली अरेंज था। मुझे देखते ही वो डेस्क के पीछे से खड़ा हुआ। उसने मेरे लिए कप टी पोर की। बॉस चरण, बैठिए। मैं बैठ गया। उसने बिना किसी अननेसेसरी बात के सीधा मेन पॉइंट पर आना शुरू किया। हमारी एसोसिएशन में 40 से ज्यादा कंपनीज हैं। टोटल ऑफिशियल व्हीकल्स लगभग 70-80 हैं। पहले सब कंपनीज अपनी कार्स को अलग अलग जगह मेंटेन करवाती थीं। कोई ऑथराइज्ड डीलरशिप पर भेजता था, कोई रोड साइड गैरेज में रिपेयर करवाता था। मैनेजमेंट बहुत मेसी था। बिल्स और इनवॉइसेस का भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। इसलिए हम एक फिक्स्ड मेंटेनेंस पार्टनर ढूंढ रहे हैं ताकि सब व्हीकल्स का मेंटेनेंस एक ही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो और पेमेंट भी सेंट्रली मैनेज की जा सके।
उसने मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर रखा। आप पहले कंडीशंस देख लीजिए। मैंने कुछ पेजेस पलटे। कंडीशंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। वैलिड बिजनेस लाइसेंस चाहिए, फिक्स्ड वर्कशॉप होना चाहिए, 2 क्वालिफाइड मैकेनिक्स होने चाहिए और प्रॉपर इनवॉइस इशू करने की एबिलिटी होनी चाहिए। बाकी कंडीशंस में मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखी। थ्रियो कियन क्वॉक ने मेरी तरफ देखा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम डिटेल्ड प्रोसेस डिस्कस कर सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स दोबारा देखे। 40 से ज्यादा कंपनीज, 70-80 ऑफिशियल व्हीकल्स। अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो मेरी वर्कशॉप सिर्फ टाउन की एक छोटी रिपेयर शॉप नहीं रहेगी। मेरा बिजनेस एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर जा सकता था। लेकिन दूसरी कंडीशन में प्रॉब्लम थी। कम से कम 2 मीडियम लेवल या उससे ऊपर के क्वालिफाइड मैकेनिक्स होने चाहिए थे। अभी वर्कशॉप में सिर्फ मैं और आमिन थे, और आमिन की स्किल अभी मीडियम लेवल तक नहीं पहुंची थी। मैंने चियो जेन कुओक से कहा, चेयरमैन चियो, मैंने कंडीशंस देख ली हैं, लेकिन मेरी एक बात पूछनी है। ये फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या एक्सक्लूसिव होगा या इसे मल्टीपल गैराजेस में डिवाइड किया जाएगा? फिलहाल प्लान ये है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 वर्कशॉप्स में डिवाइड किया जाएगा। एक वर्कशॉप ईस्ट साइड में होगी, आपकी वर्कशॉप वेस्ट साइड के एरिया को हैंडल कर सकती है। मैं थोड़ा सोचना चाहता हूं। बॉस चन, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर दिन नहीं मिलती। अगर आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो मैं आपको 3 दिन का टाइम दे सकता हूं। ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बंद किया और उसे अपने बैग में रख लिया। फिर मैं खड़ा हो गया। चियो जेन कुओक ने मुझे दूर तक छोड़ने के लिए आने की जरूरत नहीं समझी। मैं अकेला ही ऑफिस से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर आकर मैं कुछ देर सीढ़ियों पर खड़ा रहा। मेरे दिमाग में बार बार वही कंडीशन घूम रही थी। 2 क्वालिफाइड मैकेनिक्स। मेरे पास सिर्फ मैं था। आमिन अभी उस लेवल पर नहीं था। अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो मुझे किसी और एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। मैं वर्कशॉप वापस लौट आया। वर्कशॉप के बाहर चीली खड़ी थी। बॉस, क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? अभी फाइनल नहीं हुआ है। मुझे 3 दिन का टाइम मिला है। प्रॉब्लम क्या है? 2 क्वालिफाइड मैकेनिक्स चाहिए। अभी हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। चीली कुछ देर चुप रही, फिर बोली, लेकिन आकूणंग का स्किल तो अच्छा था। मैंने उसकी तरफ देखा। अब वो कहां है ये भी तो पता नहीं। वापस आएगा? पता नहीं। वैसे भी जो हो गया उसके बाद मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। मैं वर्कशॉप के अंदर चला गया। आमिन उस वक्त एक पुरानी कार का ब्रेक सिस्टम चेक कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। मास्टर, मीटिंग कैसी रही? एक कॉन्ट्रैक्ट का चांस है। अच्छा है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? 2 क्वालिफाइड मैकेनिक्स चाहिए। आमिन का हाथ रुक गया। मैं अभी उस लेवल का नहीं हूं। मुझे पता है। मैं जल्दी सीखूंगा। मुझे जल्दी नहीं चाहिए। स्किल को जल्दी में नहीं बनाया जा सकता। पहले तुम अपना काम प्रॉपरली करो, बाकी मैं देख लूंगा। उस रात वर्कशॉप बंद करने के बाद मैं काफी देर तक बाहर बैठा रहा। मेरे सामने रोड पर लाइट्स चल रही थीं और मुझे अपने पुराने स्टूडेंट्स याद आ रहे थे। आकूणंग, दाइलियू, आमिन और चौ चियोवी। 8 साल तक मैं इन चारों को एक फैमिली की तरह मानता रहा, लेकिन आज उनमें से सिर्फ आमिन मेरे पास वापस था। अगली सुबह मैं वर्कशॉप पहुंचने ही वाला था कि चीली ने मुझे रास्ते में रोक लिया। बॉस, एक बात बतानी है। क्या हुआ? चियोवी के वर्कशॉप का ओनर कल वहां गया था। ओनर? हाँ, जब मैं उधर से आ रही थी मैंने देखा। उसके साथ एक आदमी भी था, शायद लॉयर था। वो काफी देर तक वर्कशॉप के बाहर खड़े रहे। फिर ओनर ने शटर जोर जोर से पीटा। चियोवी ने डोर खोला। दोनों के बीच कुछ बात हुई। चियोवी की आवाज बहुत हल्की थी। फिर ओनर ने डोर पर एक पेपर चिपका दिया। कौन सा पेपर? लगता है पेमेंट डिमांड नोटिस था। ब्रेकफास्ट शॉप वाली आंटी ने बताया कि चियोवी 3 महीने का रेंट नहीं दे पाया था। टोटल 48,000 युआन। ओनर ने बोला है कि अगर पेमेंट नहीं किया तो वर्कशॉप का स्पेस वापस ले लेगा। ऊपर से BMW का कॉम्पनसेशन और स्पेयर पार्ट सप्लायर का भी पैसा देना है। टोटल डेट कम से कम 70 to 80,000 युआन हो गया है। उसकी वर्कशॉप की करंट कंडीशन में मंथली इनकम 2-3 हजार युआन भी हो तो बहुत है। ये डेट कैसे चुकाएगा? मैं कुछ देर चुप रहा। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। मैं वर्कशॉप के कॉर्नर में अपना टूल बॉक्स रखने लगा। फिर आफ्टरनून के लिए रिक्वायर्ड स्पेयर पार्ट्स अरेंज करने लगा। लेकिन दिमाग में चियो जिएन कुओक का ऑफर बार बार आ रहा था। 40 से ज्यादा कंपनीज, 70 to 80 ऑफिशियल व्हीकल्स। अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो मुझे अपनी वर्कशॉप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। और सबसे पहला काम होगा एक क्वालिफाइड मैकेनिक ढूंढना। शाम के 3 बजे के आसपास मैं एक पुरानी CRV के ब्रेक पैड्स रिप्लेस कर रहा था।
तभी वर्कशॉप के एंट्रेंस पर आने वाली सनलाइट अचानक से ब्लॉक हो गई। मैंने सिर उठाया। चियोवी एंट्रेंस पर खड़ा था। इस बार उसने अपना पुराना ब्लू मैकेनिक यूनिफॉर्म नहीं पहना था। उसने एक पुरानी ग्रे जैकेट पहनी हुई थी। दोनों हाथ जैकेट की पॉकेट्स में डाले हुए थे। वो बस वहीं खड़ा मुझे काम करते हुए देख रहा था। पहले की तरह 2 मिनट खड़े होकर चला नहीं गया। इस बार वो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, न अंदर आया न कुछ बोला। मैं उसे इग्नोर करके ब्रेक पैड रिप्लेस करता रहा। एक साइड कंप्लीट की, फिर दूसरी साइड पर काम शुरू किया। सब कुछ प्रॉपरली फिट करने के बाद ही मैंने स्पैनर नीचे रखा, सीधा खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखा। काम क्या है? उसने लिप्स खोले। आवाज बहुत हल्की और खुरदुरी थी। मास्टर, क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? मैं तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने एक कपड़ा उठाया और अपने हाथों पर लगे ग्रीस को धीरे धीरे साफ किया। पुराने ब्रेक पैड्स को साइड में रखा और फिर उसकी तरफ देखा। कितने? 20,000 युआन। मैं रेंट का पैसा जमा करना चाहता हूं। ओनर ने कहा है कि अगर अभी पेमेंट नहीं किया तो वर्कशॉप का स्पेस वापस ले लेगा। जब मेरे पास पैसा आएगा मैं तुरंत आपको वापस कर दूंगा। मेरे पास वापस करने के लिए क्या है? चियोवी वहीं खड़ा रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे देखा। तुम्हारे पास इनकम नहीं है, वर्कशॉप का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद है, ऊपर से तुम पर ऑलरेडी इतना डेट है। मैं तुम्हें 20,000 युआन दे भी दूं तो अगले महीने क्या करोगे? फिर दोबारा पैसा मांगोगे। वो रुक गया। मास्टर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुमने जब वर्कशॉप खोली थी तब क्या सोचा था कि सब कुछ इजी होगा? कस्टमर्स 50% डिस्काउंट देखकर हमेशा तुम्हारे पास आएंगे, स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी? या तुमने सोचा था कि मेरी कस्टमर लिस्ट ले जाओगे और मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो जाएगा? चियोवी ने सिर नीचे कर लिया। मैं जानता हूं मैंने गलती की। गलती? तुमने सिर्फ गलती नहीं की, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, तुमने मेरी कस्टमर लिस्ट चुराई, वर्कशॉप का लॉक तोड़कर फाइल्स ले गए, फिर मेरी स्किल को आउटडेटेड बोलकर मेरे कस्टमर्स को अपनी वर्कशॉप में खींचने की कोशिश की। अब जब बिजनेस नहीं चला तो तुम मेरे पास पैसे मांगने आए हो। मास्टर, मुझे पता है, लेकिन मैं सच में फंस गया हूं। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। उसने धीरे से सिर उठाया। एक बार भी नहीं? नहीं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पैसे देता हूं तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करूंगा। तुम्हें खुद अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं समझ गया। वो मुड़ने लगा, फिर एक पल के लिए रुक गया। मास्टर, जो कुछ मैंने किया उसके लिए सॉरी। मैंने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे वर्कशॉप से बाहर चला गया। मैं उसकी बैग को कुछ सेकंड्स तक देखता रहा, फिर दोबारा सीआरवी के ब्रेक सिस्टम की तरफ मुड़ गया। उस रात वर्कशॉप क्लोज करते वक्त चीली ने मुझे बताया, आज चियोवी अकेला बहुत देर तक अपनी वर्कशॉप के बाहर बैठा था। उसके साथ कोई नहीं था। पहले आकुड़ंग और दाइलियू भी उसके साथ होते थे, अब कोई नहीं है। मैंने बस कहा। अगली सुबह मैं मार्केट से स्पेयर पार्ट्स लेने गया। वापस आते वक्त मैंने देखा कि टाउन की एंट्रेंस पर चियोवी की वर्कशॉप का शटर आधा बंद था। डोर पर वही पेमेंट नोटिस चिपका हुआ था। पेपर बारिश और धूप से मुरझा गया था। किसी ने उसे उतारा भी नहीं था। अंदर कोई कस्टमर नहीं था, न कोई मैकेनिक, न कोई कार। बस चियोवी अकेला एक चेयर पर बैठा था। मैं बिना रुके वर्कशॉप की तरफ चला गया। उसके बाद कुछ दिनों तक मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन फिर एक दिन लाओ लियू ने मुझे बताया, आकुड़ंग वापस घर चला गया। उसने चियोवी को कॉल करना भी बंद कर दिया। दाई लियू भी अपना टूल बॉक्स लेकर चला गया। अब उस वर्कशॉप में प्रैक्टिकली कोई नहीं बचा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपना टूल बॉक्स खोलकर आफ्टरनून के काम के लिए स्पेयर पार्ट्स अरेंज कर रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, चियो जेन कुओक का कॉन्ट्रैक्ट। 40 से ज्यादा कंपनीज, 70 to 80 ऑफिशियल व्हीकल्स। अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो मुझे अपनी वर्कशॉप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा, और सबसे पहला काम होगा एक क्वालिफाइड मैकेनिक ढूंढना। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बंद किया और खड़ा हो गया। जियो किन कुओक मुझे दूर तक छोड़ने आए। दूर के पास उन्होंने एक और बात कही, बॉस चंद, उस दिन आपने जो A6 रिपेयर की थी वो सच में बहुत इंप्रेसिव थी। कार के कोल्ड स्टार्ट पर जो प्रॉब्लम आ रही थी, ऑथराइज सर्विस सेंटर वालों ने भी 2 बार चेक किया था, लेकिन प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पाए। लेकिन आपने सिर्फ कुछ ही मिनट्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं सच में चाहता हूं कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें। मैंने सर हिला दिया। वहां से निकलकर जब मैं टाउन की तरफ कार चला रहा था, मेरे दिमाग में बार बार वही कंडीशन घूम रही थी, 2 मीडियम लेवल या उससे ऊपर के मैकेनिक्स। अभी मेरे पास प्रैक्टिकली सिर्फ मैं ही एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक था।
आमिन को ज्यादा से ज्यादा आधा क्वालिफाइड मैकेनिक ही माना जा सकता था। इसलिए मुझे एक और मैकेनिक हायर करना ही पड़ेगा। लेकिन मैकेनिक हायर करना सबसे मुश्किल प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे मुश्किल था एक ऐसा इंसान ढूंढना जिस पर भरोसा किया जा सके। चौथ यूवी के इंसिडेंट के बाद मेरे अंदर नए अप्रेंटिसेस को लेकर एक अजीब सी हेजिटेशन आ गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपना काम किसी को सिखाना नहीं चाहता था, बस मुझे ये डर था कि जिस इंसान को मैं इतने सालों तक ट्रेन करूंगा, क्या वो वाकई मेरी गाइडेंस